निर्मल वर्मा की कहानियों में एक खास बात है। वो अक्सर वहां से शुरू होती है जहां बातें खत्म हो जाती हैं। हाँ। और आज हम उनकी एक ऐसी ही कहानी धागे की दुनिया में उतर रहे हैं। कहानी का जो कैनवस है वो बहुत छोटा है, मतलब एक घर, एक रात और बस 3 लोग। हाँ, लेकिन उस छोटी सी दुनिया में ही यादों, अफसोस और अनकही इच्छाओं का एक पूरा ब्रह्मांड सिमटा हुआ है। बिल्कुल, हमारे सामने है रूनी, उसकी बहन मीनू और मीनू का पति केशी। अब ऊपर से देखें तो सब कुछ कितना कितना सामान्य लगता है। एक आम पारिवारिक शाम। हाँ, एक आम शाम, पर इस सामान्यता की सतह के नीचे एक खामोशी की गहरी नदी बह रही है। और आज हमारी कोशिश उसी नदी की गहराई नापने की है। ये कहानी मतलब किरदारों के संवाद से ज्यादा उनके बीच की खामोशी से आगे बढ़ती है। सही कहा। यहाँ हर चीज के दो मतलब हैं, एक जो दिखता है और दूसरा दूसरा जो महसूस होता है। जैसे एक अधूरा स्वेटर, एक बंद लिफाफा, एक पुराना कब्रिस्तान। ये सिर्फ चीजें नहीं हैं। नहीं, ये उन भावनाओं के ताले हैं जिनकी चाबियां कहीं खो गई हैं। आज हम इन्हीं तालों को खोलने की कोशिश करेंगे, ये समझने के लिए कि कैसे रिश्ते सिर्फ कहे गए शब्दों से नहीं बल्कि दबाई गई खामोशियों से भी बुने जाते हैं। चलिए, कहानी की शुरुआत से ही इस अजीब से माहौल को पकड़ते हैं। रूनी, जो कहानी की नैरेटर है, अपनी बहन के घर पहुंच चुकी है, टैक्सी जा चुकी है, पर वो अंदर नहीं जाती। ये बहुत ही अजीब है। वो बाहर लॉन के अंधेरे में घास पर लगभग आधे घंटे तक अकेली बैठी रहती है। मुझे ये बात मतलब ये बहुत ही अजीब लगी। घर पहुंचकर कोई बाहर अंधेरे में क्यों बैठेगा? और फिर जब मीनू पूछती है, हाँ, जब पूछती है कि देर कैसे हुई, तो वो एक छोटा सा बेमतलब सा झूठ बोल देती है। कहती है, मैं फाटक से तुम्हारे कमरे तक भागती आई थी। ये झूठ क्यों? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है ना। हाँ। क्या ये सिर्फ एक झूठ है या कुछ और? मैं इसे दो तरह से देखती हूँ। ओके। एक तो ये कि वो उस घर की रोशनी, उस घर की पारिवारिक गर्मी में कदम रखने से पहले खुद को तैयार कर रही है। अच्छा। वो लॉन का अंधेरा उसकी अपनी दुनिया है, एक एक बफर जोन है जहाँ उसे कोई भूमिका नहीं निभानी है। वो ना किसी की बहन है, ना साली, ना माँ। वो सिर्फ रूमी है। मतलब उस घर में घुसने के लिए भी उसे एक कवच की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है। शायद ये एक छोटी सी बगावत है। वो उस घर के नियमों, उस घर की अपेक्षाओं के हिसाब से नहीं चलना चाहती। तो वो झूठ बोलकर अपने उस आधे घंटे के अकेलेपन को, अपनी उस निजी दुनिया को बचा लेती है। और ये अंधेरे वाली बात आगे भी आती है जब बातों बातों में बचपन का जिक्र होता है। मीनू उसे छेड़ती है। हाँ, कि कैसे हॉस्टल में उसे अंधेरे से डर लगता था और वो प्लीज मेट्रन प्लीज कहकर रोती थी। हाँ, लेकिन आज रूनी बड़े आत्मविश्वास से कहती है, अब मुझे डर नहीं लगता। क्या क्या सच में उसे अब डर नहीं लगता? यही तो निर्मल वर्मा का जादू है। वो एक सतह पर जवाब देते हैं और नीचे गहरा सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ। बचपन का वो डर चला गया है, ठीक है। लेकिन उसकी जगह एक नए ज्यादा जटिल डर ने ले लिया है। ये रिश्तों के अंधेरे का डर है, भविष्य की अनिश्चितता का डर है, उन सवालों का डर है जिनके जवाब जवाब किसी के पास नहीं है। मतलब बचपन का अंधेरा तो रोशनी से भाग जाता था, पर इस अंधेरे का क्या करें जो आपके अंदर ही मौजूद है? बिल्कुल। तो जब वो कहती है अब मुझे डर नहीं लगता, तो वो शायद खुद को ही यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है। इस खामोशी और अंधेरे के अलावा मुझे एक और बात ने बहुत चौंकाया। ऐसा लगा जैसे किरदार तो चुप हैं, लेकिन कुछ बेजान चीजें उनके लिए बोल रही थी। खासकर 2 चीजें। एक अधूरा स्वेटर और एक चिट्ठी। हाँ। बिल्कुल। जब इंसानी रिश्ते खामोश हो जाते हैं तो चीजें प्रतीक बन जाती हैं, वो हमारे लिए बोलने लगती हैं। तो पहले उस स्वेटर की बात करते हैं। मीनू अपने पति केशी के लिए एक स्वेटर बुन रही है। रूनी जब उसे हाथ में लेती है तो कहानी में एक लाइन है कि उसे महसूस हुआ जैसे उसके हाथ स्वेटर के नीचे दब कर सिकुड़ से गए हैं। एक एक ऊन के गोले में इतना वजन कहाँ से आ गया? वो वजन ऊन का नहीं है, वो वजन उस रिश्ते का है जिसका वो प्रतीक है। वो स्वेटर सिर्फ मीनू और केशी के रिश्ते का प्रतीक नहीं है, ये मीनू की उस कोशिश का प्रतीक है कि वो अपने हाथों से एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसी गर्माहट बुन ले जो शायद हकीकत में है ही नहीं। अच्छा। कई बार हम रिश्तों में यही तो करते हैं ना, एक आदर्श छवि बुनते रहते हैं, ये जानते हुए भी कि पहनने वाला उसे कभी उस तरह अपनाएगा नहीं। और जब रूनी उसे छूती है तो उसे उस बुनावट का खोखलापन और उस कोशिश का सारा वजन एक साथ महसूस होता है। और इसी से जुड़ी एक और डिटेल है जो बहुत कुछ कह जाती है। रूनी सोचती है कि उसने आज तक केशी को पूरी आस्तीन का स्वेटर या पुलोवर पहने देखा ही नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसका मतलब मीनू जिस केशी के लिए वो स्वेटर बुन रही है वो शायद असलियत का केशी है ही
नहीं। है ही नहीं, वो उसकी कल्पना का केशी है। वो एक ऐसी छवि बुन रही है जिसे वो देखना चाहती है, जिसे शायद रूनी नहीं पहचानती। यह उस रिश्ते के भीतर की एक गहरी दरार की ओर इशारा करता है, जिसे मीनू अपनी बुनाई से भरने की कोशिश कर रही है। और फिर आती है वो चिट्ठी। देर रात केशी रूनी को उसके पति की एक चिट्ठी देता है जो जबलपुर से आई है। लेकिन सबसे अजीब बात, लिफाफे पर नाम केशी का है। हाँ, लिफाफे पर नाम केशी का है, रूनी का नहीं। ये बात मुझे बहुत खटकी। यहाँ रिश्तों का पूरा समीकरण ही उलझ जाता है। रूनी का पति, जिससे वो अलग रह रही है, उसे सीधे खत नहीं लिखता, वो केशी के मार्फत खत भेजता है। ऐसा क्यों? ऐसा करके वो केशी को अनजाने में रूनी के अतीत और वर्तमान के बीच एक पुल या कहूँ कि एक दरबान बना देता है। अब रूनी का अपने अतीत से सीधा कोई वास्ता नहीं। केशी तय करेगा कि वो अतीत उस तक कैसे और कब पहुँचेगा। तो क्या केशी का ये स्पेस और दूरी बनाए रखने का जो फलसफा है वो यहाँ टूट नहीं जाता? वो तो खुद इस समीकरण का हिस्सा बन गया है। यही तो विडंबना है। वो भावनात्मक रूप से दूरी बनाए रखना चाहता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से वो सबसे बीच में खड़ा है। वो चिट्ठी देते हुए कहता है, पत्र तुम्हारे लिए है, सिर्फ लिफाफे पर मेरा नाम है। ये वाक्य बहुत सामान्य लगता है, लेकिन इसमें एक ताकत का खेल भी छिपा है। वो बता रहा है कि कंट्रोल उसके पास है। वो चिट्ठी उस अतीत का एक ठोस सबूत है जिससे रूनी भागना चाहती है, लेकिन केशी उसे उस अतीत से भागने नहीं दे रहा। और फिर वो सीन आता है लाइब्रेरी वाला। मुझे सच में वहाँ पे घुटन महसूस हुई। इतनी खामोशी और इतना कुछ अनकहा। हाँ, रूनी को केशी अकेले शराब पीते हुए मिलता है और वहाँ केशी उससे वो सवाल पूछता है जो शायद कहानी का केंद्र है। रूनी, तुमने सोचा क्या है? क्या ऐसे ही रहोगी? और रूनी के पास कोई जवाब नहीं है। यहीं पर केशी के किरदार का वो फलसफा सामने आता है जिसकी हम बात कर रहे थे, स्पेस यानी जगह या अंतराल। हाँ, वो आर्किटेक्चर और संगीत वाली बात। बिल्कुल। रूनी याद करती है कि केशी ने एक बार उससे कहा था कि आर्किटेक्चर और संगीत में एक ही बात कॉमन है, स्पेस। दो ईंटों के बीच की खाली जगह और दो सुरों के बीच का मौन ही उन्हें सुंदर बनाता है। पर क्या ये सिर्फ एक बौद्धिक विचार है? लेकिन क्या ये स्पेस का फलसफा महज एक बौद्धिक बहाना नहीं है अपनी जिम्मेदारियों से भागने का? वो रूनी को कोई सहारा नहीं देता, कोई सलाह नहीं देता, बस एक थ्योरी दे देता है। क्या ये एक तरह की भावनात्मक कंजूसी नहीं है? वो बस अपनी पथरीली आंखों से उसे देखता रहता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और शायद कहानी का सबसे जरूरी सवाल भी। क्या केशी का स्पेस देना एक गहरी समझ है या एक तरह की कायरता? हो सकता है दोनों हो। दोनों कैसे? वो शायद ये मानता है कि हर व्यक्ति को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है और किसी के दुख में शामिल होकर आप उसका दुख कम नहीं करते, बस अपनी शांति भंग कर लेते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, ये एक बहुत सुविधाजनक फलसफा भी है। हाँ, ये आपको किसी के प्रति जवाबदेह होने से बचाता है। बिल्कुल, वो कोई समाधान नहीं देता, कोई दिलासा नहीं देता, बस एक खाली जगह छोड़ देता है और रूनी को उसी खाली जगह में अकेले छोड़ देता है। और केशी का ये स्पेस वाला फलसफा रूनी को तुरंत शिमला के एक कब्रिस्तान की याद दिला देता है, एक बहुत पुरानी घटना। जब एक बूढ़े अंग्रेज ने उन्हें बंद फाटक के पीछे जाने से रोकते हुए कहा था, सो लेट द डेड मे लाई इन पीस। हाँ, यानी मृतकों को शांति से सोने दो। ये याद अचानक यहाँ क्यों आती है? क्योंकि वो कब्रिस्तान और वो बंद फाटक ही केशी के फलसफे का असली रूपक है। वो बंद फाटक ही केशी द्वारा बनाया गया भावनात्मक स्पेस है जिसे पार नहीं किया जा सकता। अच्छा। और मृतक सिर्फ कब्र में लेटे लोग नहीं है। मृतक है रूनी का अतीत, उसकी टूटी हुई शादी, उसकी दबी हुई भावनाएं और शायद रूनी और केशी का अपना वो अनकहा रिश्ता भी। जैसे केशी छेड़ना नहीं चाहता। हाँ, वो चाहता है कि सब कुछ उस बंद दरवाजे के पीछे दफन रहे, शांति से। उन्हें कुरेद कर वर्तमान की शांति भंग ना की जाए। ये कितना सच है ना? कई परिवारों में सबसे जरूरी बातें कभी नहीं कही जाती। सब मौसम की और खाने की बात करते हैं, जबकि कमरे में एक हाथी बैठा होता है। यहाँ भी वही हो रहा है। सब कुछ जानते हैं, पर कोई उस कब्रिस्तान का फाटक खोलना नहीं चाहता, क्योंकि फाटक खोलने का मतलब है उन मृतकों का सामना करना, और शायद किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। और कहानी का तनाव अपने चरम पर पहुंचता है एक बहुत ही मासूम से लगने वाले वाक्य से। अगले दिन की योजना बनती है। मीनू बड़े उत्साह से कहती है कि हम सब पिकनिक पर जाएंगे, बिल्कुल पिछले साल की तरह। और ये सुनकर रूनी के अंदर जैसे एक बर्फीली लहर दौड़ जाती है। हाँ, एक ही वाक्य मीनू के लिए खुशी है और रूनी के लिए सजा। यही समय का चक्रव्यूह है। मीनू के लिए पिछला साल एक खुशनुमा याद है जिसे वो दोहराना चाहती है, शायद ये यकीन करने के लिए कि सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं बदला है। लेकिन रूनी के लिए पिछला साल वो भयानक दिन था जब उसने इसी पिकनिक पर बेर की झाड़ियों के पीछे मीनू को पहली बार अपने पति को छोड़ने की बात बताई थी। तो उसी जगह पर उसी तारीख को वापस जाना
वो उसके लिए एक खुशी का नहीं बल्कि एक दर्दनाक याद का दोहराव है। और कहानी का अंत इसी पर हो जाता है। कोई समाधान नहीं, कोई फैसला नहीं। रूनी रात में अपनी बेटी शैल के पास लेटी है और सोने से पहले उसके दिमाग में बस यही एक धुंधला सा विचार आता है कि कल हम सब पिकनिक करने पहाड़ी पर जाएंगे। बस कहानी खत्म। मुझे लगा जैसे मुझे बीच रास्ते में ही छोड़ दिया गया। क्योंकि ये किरदार भी बीच रास्ते में ही अटके हुए हैं। निर्मल वर्मा समाधान देने में यकीन नहीं रखते, वो स्थितियों को जस का तस दिखाने में यकीन रखते हैं। ये अंत दिखाता है कि ये लोग समय के एक चक्र में फंस गए हैं जहां वे अपनी खामोशियों और अधूरे रिश्तों को बार बार जीने के लिए मजबूर हैं। समय आगे नहीं बढ़ रहा बल्कि गोल घूम रहा है। वो उसी पहाड़ी पर वापस जा रहे हैं जहां पिछले साल एक सच बोला गया था, लेकिन उस सच का कोई नतीजा नहीं निकला। शायद इस साल भी कुछ नहीं होगा। तो धागे असल में खामोशी की भाषा में लिखी गई ये कहानी है। ये दिखाती है कि कैसे यादें, प्रतीक और अनकहे शब्द हमारे रिश्तों को बुनते हैं। कभी उन्हें मजबूत करते हैं तो कभी उन्हें और उलझा देते हैं। हाँ, रूनी, मीनू और केशी तीनों एक ही घर में हैं, लेकिन अपनी अपनी अलग दुनिया में, अपने अपने अंधेरों में कैद हैं। और इसीलिए कहानी का शीर्षक धागे इतना सटीक है। ये धागे सिर्फ उस अधूरे स्वेटर के नहीं है, बल्कि उन अदृश्य भावनात्मक धागों के हैं जो इन तीनों किरदारों को एक दूसरे से बांधते भी हैं और उनके बीच एक दीवार भी खड़ी करते हैं। रिश्ते, यादें और जिम्मेदारियों के धागे। बिल्कुल, हर कोई इन धागों को महसूस करता है, लेकिन कोई उन्हें सुलझाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि शायद उन्हें डर है कि सुलझाने की कोशिश में कहीं ये धागे टूट ही न जाए। कहानी पिकनिक से ठीक पहले खत्म हो जाती है, जो पाठक को एक बेचैनी के साथ छोड़ देती है। हम सब जानना चाहते हैं कि अगले दिन उस पहाड़ी पर क्या होगा। और शायद यही कहानी का असली मकसद है। वो हमें एक सवाल के साथ छोड़ती है, क्या अगले दिन उस पहाड़ी पर खामोशी टूटेगी, या वे बिल्कुल पिछले साल की तरह ही एक और दिन चुप रहकर उन दीवारों को और मजबूत कर देंगे जो उन्हें अलग करती हैं। कहानी का असली तनाव बीते हुए कल में नहीं है, नहीं, बल्कि उस अनसुलझे आने वाले कल में है जो उस पहाड़ी पर उनका इंतजार कर रहा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अपने रिश्तों में ऐसे कितने पिकनिक हैं जहां हम हर साल जाते हैं, ये जानते हुए कि असल बात तो कभी होगी ही नहीं।